नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा एरिन्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में 9वें लेक्चर में आपका स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधि। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जनरल परिचय, इंट्रोडक्शन और सामान्य क्रियाविधि हमने पढ़ी थी, डिस्कस किया था और समझा था कि किस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक निकाय में आक्रमण करके पहले पाई संकुल के माध्यम से होता हुआ सिग्मा संकुल या एरिनियम आयन मध्यवर्ती बनाता है, जो अभिक्रिया का मध्य पद था, प्रथम पद था। और उसके बाद द्वितीय पद में प्रोटॉन का निष्कासन होकर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण के बारे में। सामान्यतः इसको थोड़ा सा वापस रिवाइज करने के लिए आपको कि बेंजीन के अंदर किसी या एरोमेटिक निकाय में इलेक्ट्रॉन स्नेही का जब आक्रमण होता है तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ गया। प्रथम पद के अंदर एरिनियम आयन मध्यवर्ती संकुल बनता है, जो कि अनुनादी संरचनाओं द्वारा इस प्रकार से स्थायिक प्राप्त कर लेता है। द्वितीय पद के अंदर प्रोटॉन का निष्कासन होता है, जो कि तीव्र पद होता है, और इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, जिसके अंदर पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रीकरण के बारे में। नाइट्रीकरण किसी भी एरोमेटिक निकाय में नाइट्रो समूह का प्रवेश कराना या नाइट्रो समूह का प्रतिस्थापित करना नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सामान्यतया नाइट्रीकरण के लिए हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों की उपस्थिति में, नाइट्रिक अम्ल सांद्र और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोनियम आयन बनाने में प्रयुक्त होता है। जनरली नाइट्रीकरण के लिए हम HNO3 और H2SO4 काम में लेते हैं। HNO3 के साथ अभिक्रिया होती है और H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ये दोनों अम्ल मिलकर नाइट्रोनियम आयन का निर्माण कर रहे हैं उसको आप देखें। दोनों ही अम्ल हैं, एक प्रबल है एक दुर्बल है। तो ये जो प्रबल है H2SO4 यह प्रोटॉन देता है, ये प्रोटॉन देगा HONO2, HNO3 को हमने इस तरह से लिख दिया। तो इसके इस ऑक्सीजन पर OH ये जो दिख रहा है यहाँ पर प्रोटॉन आकर के जुड़ता है। तो इस प्रकार से H2O NO2 प्लस ये हमारा स्पीशीज बनती है और यहाँ से H प्लस निकलने से HSO4 माइनस यहाँ हुआ। यह जो स्पीशीज हमें प्राप्त हुई है धनावेशित, इसमें से H3O माइनस ये दूसरे अम्ल के साथ क्रिया करता है वापस, ये पुनः इसको प्रोटॉन देता है। तो ये जो H2O वाला भाग है इसमें पुनः प्रोटॉन का जुड़ने से यह H3O प्लस के में बाहर निकल जाता है और हमें NO2 नाइट्रोनियम आयन यहाँ प्राप्त होता है। तो अतः इस दोनों अम्लों की अभिक्रिया में, जो कि हमारे नाइट्रीकारक अभिकर्मक हैं, इन दोनों की अम्ल की अभिक्रिया में एक अणु HNO3 का, दो अणु H2SO4 के काम आ रहे हैं और इस प्रकार से हमें नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर मिलता है या देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में नाइट्रीकरण के लिए आक्रमण करता है एरोमेटिक निकाय में। तो ये जो नाइट्रोनियम आयन बनता है यह एरोमेटिक निकाय पर प्रहार करके मध्यवर्ती सिग्मा संकुल बनाता है, जो कि मध्य पद है। यह जो क्रियाविधि आप देख रहे हैं यह सामान्य क्रियाविधि की भांति ही है बिल्कुल। जहां हमने पहले E लिखा था वहां आप NO2 लिख दें, उसके अलावा बाकी सब आपका सेम दिख रहा है, कोई अंतर नहीं इसमें आ रहा है। तो बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन जब अभिक्रिया करते हैं तो मंद पद के अंदर पहले NO2 का आक्रमण होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि पाई संकुल बनते हुए सिग्मा संकुल बनता है, जिसको विलेंट मध्यवर्ती या एरिनियम मध्यवर्ती भी कहते हैं, यह प्राप्त होता है। और इसकी अनुनादी संरचनाएं इस प्रकार से हैं। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि यह NO2 आक्रमण कर रहा है इस स्थिति पे। तो कब करेगा? जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पर आते हैं तो यहाँ ऋणावेश हो गया और यहाँ पर धनावेश हो गया। यहाँ पे H पहले से जुड़ा हुआ है। NO2 प्लस जब यहाँ आक्रमण करता है तो H और NO2 दोनों इस जगह यहाँ पे जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको। यहाँ इस जगह ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं और यहाँ आक्रमण NO2 का हो रहा है। तो इस तरह से हमें ये प्रथम संरचना मिली। पाइबंद के विस्थानीकरण से द्वितीय संरचना और इस पाइबंद के विस्थानीकरण से तृतीय संरचना। इन तीनों अनुनादी संरचनाओं का
अनुनादी संकर इस प्रकार से हमें यहाँ प्राप्त होता है। प्रथम पद के बाद अंतिम चरण जो कि द्वितीय चरण है, इसमें सिग्मा संकुल से प्रोटॉन का निष्कासन होता है और यह अभिक्रिया का तीव्र पद है जिसमें H प्लस के रूप में बाहर निकलता है और नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए सामान्यतः हम HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सक्रिय एरोमेटिक निकाय जैसे फिनॉल, एमीन, इनके अंदर सक्रिय कारक समूह जैसे OH, NH2 आदि उपस्थित हैं। तो इनकी उपस्थिति में मतलब एरोमेटिक निकाय में जिसमें OH, NH2 आदि ग्रुप अगर उपस्थित हैं, तो नाइट्रीकरण के लिए हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल सांद्र HNO3 से भी अभिक्रिया हो जाती है और कभी-कभी तनु HNO3 के साथ भी मीन्स डाइल्यूट जो नाइट्रिक अम्ल है उसके साथ भी अभिक्रिया हो जाती है। जबकि कुछ विसक्रियकारी समूह जैसे नाइट्रो समूह पहले से ही उपस्थित है और उसका पुनः नाइट्रीकरण कराना है, जैसे कि तो ऐसी स्थिति के अंदर नाइट्रीकरण कराने के लिए हमें सधूम नाइट्रिक अम्ल काम में लेना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में तो नाइट्रीकरण के लिए हमें ये देखना होता है कि नाइट्रीकरण हम किसका करा रहे हैं। यदि सामान्य बेंजीन है तो ये उदाहरण आपके सामने था, लेकिन यदि सक्रिय समूह उपस्थित है जैसे NH2, OH आदि एरोमेटिक निकाय में, तो नाइट्रीकरण के लिए दुर्बल अभिकर्मक मीन्स सांद्र HNO3 या तनु HNO3 से भी अभिक्रिया करा करके नाइट्रिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, नाइट्रीकरण कराया जा सकता है। लेकिन विसक्रियणकारी समूह जैसे COOH, NH, NO2, CHO आदि अगर उपस्थित हैं तो उसके लिए हमें ऐसे यौगिकों में नाइट्रीकरण कराने के लिए सधूम नाइट्रिक अम्ल काम में लेना होता है। दूसरा उदाहरण है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण कराने के लिए एरोमेटिक निकाय की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में या क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ में कराते हैं। सल्फोनीकरण कराने के दौरान यहाँ हम देख रहे हैं कि बेंजीन वलय में SO3H समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण कहलाता है। सल्फोनीकरण के लिए अभिकर्मक सांद्र H2SO4 या सधूम H2SO4 या क्लोरोसल्फोनिक अम्ल काम में लेते हैं। इसकी क्रियाविधि में हम ये कह सकते हैं कि क्रियाविधि यहाँ पे भी 2 पदों में संपन्न होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण किस प्रकार हो रहा है और उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे आक्रमण कर रहा है। तो 2 अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के आपस में क्रिया करके H3O प्लस HSO4 माइनस और यह जो आपको दिख रहा है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका निर्माण होता है। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया के अंदर SO3 जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति आक्रमण करता है बेंजीन नाभिक के अंदर, कार्बन पर नाभिक करता है। SO3 की अनुनादी संरचना है आपके सामने यहाँ दिख रखी है, जिसका अनुनादी संकर है। ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो सल्फर है यह इलेक्ट्रॉन न्यून है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है और यह आक्रमण करता है बेंजीन के अंदर तथा इस प्रकार से हमें विलेंड मध्यवर्ती देता है। प्रथम पद के अंदर जो अभिक्रिया का मंद पद है, दर निर्धारक पद है, इसलिए अभिक्रिया की सांद्रता अभिक्रिया की दर जो है वह बेंजीन और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। द्विअणुक अभिक्रिया होगी। सल्फोनीकरण के अंदर इस प्रकार से प्रथम पद में जब विलेन मध्यवर्ती प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया का ये रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसके अंदर इधर से इधर तो इधर से इधर भी हो सकता है, अर्थात SO3 का आक्रमण हो रहा है तो हल्का सा H2O जल उपस्थित होने पर पुनः अभिक्रिया रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो सकती है। तो प्रथम पद में हमें इस प्रकार से विलेन मध्यवर्ती प्राप्त होता है। यह विलेन मध्यवर्ती जो द्वितीय पद में प्रोटॉन का त्याग करके और इस प्रकार से अ, हमें स्पीशीज देता है जो कि प्रोटॉन प्राप्त करके SO3H में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणी जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रथम पद में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनता है वह
इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बेंजीन नाभिक पर आक्रमण करता है, विलेन मध्यवर्ती बनाता है और इस विलेन मध्यवर्ती से द्वितीय पद के अंदर तीव्रता से प्रोटॉन का निष्कासन होता है और इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनेट टाइप हमें एनायन मिलता है, जो कि प्रोटॉन प्राप्त कर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल देता है। आज के लिए इतना ही। नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण पढ़ने के उपरांत अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलोजनीकरण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।